नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम जो पोएम करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है डांस ऑफ द यूनक्स। देखो, ये जो पोएम है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में ग्रेजुएशन लेवल में जो लास्ट पोएम है, ओके, पोइट्री सेक्शन जो है उसमें जो लास्ट पोएम है। इसके बाद हम प्रोज फिक्शन ड्रामा की ओर चलेंगे और साथ में आपके पैरेलल क्लास चल रही है रीड के लिए और सेकेंड ग्रेड फर्स्ट के लिए जो ग्रामर की क्लास है वो पैरेलल चल रही है। तो इसके साथ साथ ग्रामर की वीडियोस भी रेगुलरली अपडेट्स आपको मिल रहे हैं और पोइट्री प्रोज फिक्शन जो भी है हम सारा कंप्लीट करेंगे, बीच में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आज हम लास्ट पोएम करने जा रहे हैं डांस ऑफ द यूनक्स। देखिए, यूनक्स क्या होते हैं? यूनक्स होते हैं ट्रांसजेंडर, जिसको हम कह देते हैं, जो नाच गाकर अपनी जीविका चलाते हैं, जो घरों में खुशी के समय आते हैं, ठीक है, उनको ट्रांसजेंडर कह देते हैं। हिंदी में अगर यूज़ करें तो हिजड़ा शब्द यूज़ कर लिया जाता है, तो ट्रांसजेंडर्स, ओके, यूनक्स उनको कहा गया है। ओके, वैसे इसका मतलब बंदी बनाया हुआ, दुर्बल या शक्तिहीन व्यक्ति भी होता है, ठीक है, लेकिन अपने किस सेंस में यूज़ करते हैं, जो ट्रांसजेंडर है उनके सेंस में यूज़ करते हैं। देखिए, कमला दास ने ये पोएम लिखी है। कमला दास जो कि एक कन्फेशनल पोएट थी। कन्फेशनल पोएट का मतलब क्या है कि इन्होंने बड़ी फ्रैंकली अपनी लाइफ में जो कुछ हो रहा था वो फ्रैंकली लोगों को बताया, अपनी पोएट्री में उसका जिक्र किया, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस को, पर्सनल लाइफ को उसने मेंशन किया अपनी पोएट्री में। बहुत सी इसकी पोएम्स हैं जिसमें इसने अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में बताया कि वो अनफुलफिल्ड थी, इसका पति इससे प्यार नहीं करता था, ठीक है, और उनके आपस में मनमुटाव भी रहते थे। और इसने एक पोएम में अपने लवर का भी जिक्र किया है जो कि एक मुस्लिम था, आगे जिक्र करेंगे। तो बात करते हैं इनके जन्म की। तो जन्म हुआ इनका 31 मार्च 1934 में। 31 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। पुणे याकुलम मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला में इनका जन्म हुआ था। 31 मार्च 1934 पुणे याकुलम मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला में जन्म हुआ। तब ये केरला का जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट था मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ है। 1934 में ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ है, तो ये जगह जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी। कई बार इतना डीप भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इसका जो बर्थ प्लेस है उस समय कौन सी प्रेसिडेंसी में था? मद्रास प्रेसिडेंसी में था, ठीक है। डेथ इनकी हुई 31 मई 2009 पुणे के एक हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद इनकी डेड बॉडी को लाया गया केरला में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। तो वहाँ जाकर इनको पालियम जामा मस्जिद के अंदर दफनाया गया। देखिए, ये हिंदू थी, ओके, हिंदू थी, लेकिन इनको जामा मस्जिद के अंदर दफनाया गया, ठीक है। हिंदू परिवार में जन्म हुआ इनका। इसका रीज़न ये है कि 1999 में इन्होंने अपना कन्वर्जन कर लिया था, रिलीजन कन्वर्ट कर लिया था, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। उसका रीज़न ये था कि ये अपने मुस्लिम लवर से मैरिज करना चाहती थी। इस कारण से क्या किया कि कंट्रोवर्सी हो गई थी कि एक हिंदू परिवार में पैदा हुई लड़की की शादी मुसलमान घर में कैसे हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया 1999 में, लेकिन उनकी मैरिज हो नहीं पाई। 1990 में इनके पति की डेथ हो गई थी। इनकी पहले शादी हुई थी किनसे? माधव दास से, जो कि एक बैंक क्लर्क था। अपनी पोइट्री में इसी पर्सन का जिक्र किया है जिससे वो खुश नहीं थी, ओके। वुमेन सेक्सुअलिटी के बारे में अपना फोकस किया है इन्होंने पोइट्री का। तो माधव दास के साथ इतना खुश नहीं थी, तो इनकी डेथ हो गई थी 1990 में। और जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद इन्होंने सोचा कि अपने मुस्लिम लवर से शादी कर लेती हूँ, इसलिए उन्होंने 1999 में क्या किया, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, ओके, लेकिन ये हो नहीं पाया, ओके। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी,
जो कि 1975 में पब्लिश हुई, और इनका पेन नेम था माधवीकुट्टी। ओके, इनका पेन नेम था। वास्तव में इनका रियल नेम था कमला सुरैया इनका रियल नेम था। जब शादी माधव दास से हुई इनकी, तो ये कमला दास हो गई। ये आफ्टर मैरिज नेम दिया जाता है ना, वो नेम है कमला दास। ठीक है, माधव दास से इनकी शादी हुई तो कमला दास इनका नाम हो गया। रियल नेम इनका कमला सुरैया था और इनका पेन नेम था माधवीकुट्टी। ओके, ये चीज़ें याद रख लेना। और इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था माई स्टोरी। इसके कुछ फेमस वर्क हैं इनके, समर इन कलकत्ता। ठीक है, ये पोइट्री की कलेक्शन है। ये जो प्रेजेंट पोएम है ना, इसी के अंदर पब्लिश हुई थी। ये प्रेजेंट पोएम डांस ऑफ द यूनिक्स, फर्स्ट पोएम ही यही थी, डांस ऑफ द यूनिक। ओके, यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद है द डिसेंडेंट 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 और स्ट्रेंजर टाइम 1975। ये 4 कलेक्शन थे। इसके अलावा इन्होंने प्रोज कुछ ऐसे भी लिखे हैं, कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से देखें तो ठीक है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको क्या है, इनके जो प्ले हैं और ऐसे हैं वो भी देख लेना। ठीक है, तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन कमला दास का। अब हम चलते हैं पोएम की ओर, द डांस ऑफ यूनक्स। चलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं इस पोएम को। डांस ऑफ द यूनक्स कमला दास ने लिखा है, और जैसा आपको पता है कमला दास एक कन्फेशनल पोएट्स हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ कन्फेस किया है। ये जो यूनक्स हैं इनके माध्यम से वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बताना चाहती है, स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करना चाहती है। वेल चूजन वर्ड्स में, चुनिंदा शब्दों में अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बता दिया। किस तरीके से यूनक्स जो है सिर्फ एक सिंबल हैं अपनी मानसिक दशा को बताने के लिए, क्योंकि कमला दास लोगों के लिए एक फेमस पोएट्स थी और उनको लगता होगा कि बहुत खुश है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। इसलिए क्या है, यूनक्स का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, यूनक्स का सिंबल प्रस्तुत किया। यूनक्स देखने में हमें बड़े खुश नज़र आते हैं, जो जिस घर में भी जाते हैं, जिनकी खुशी में शामिल होने के लिए जाते हैं, वह नाचते हैं, प्रसन्न होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन मन में बहुत सारे दुख होते हैं। पहला दुख ये होता है कि समाज ने उनको नेग्लेक्ट किया होता है, वो अपने ही परिवार में नहीं रह सकते, अपने परिवार वालों से अलग किया जाता है। वो अननोन लोगों के बीच, उनका एक अलग सेपरेट ग्रुप होता है, उनके बीच जहाँ अननोन फैमिली से, अलग अलग फैमिली से आए हुए लोग रहते हैं, तो उनके बीच उनको रहता है। तो पहली चीज़ ये है, तो वो अपने परिवार से कट ऑफ होके आते हैं। दूसरा स्टर्लिटी, उनका मतलब संतान नहीं उत्पन्न कर पाते, उनको लवर्स का, पारिवारिक सुख, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता। इस तरीके से बहुत सारे दुख उनकी लाइफ में होते हैं, लेकिन लोगों को वो क्या दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो यही सिंबल प्रस्तुत किया है कमला दास ने। चलिए पढ़ते हैं। इट वॉज सो हॉट बिफोर द यूनक केम टू डांस, कि यूनक्स के आने से पहले, डांस करने के लिए आने से पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इट वॉज हॉट, सो हॉट, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। देखिए थोड़ा सा इम्फेसिस पड़ रहा है, थोड़ा जोर डाल के कहा जा रहा है, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, अत्यधिक गर्मी कह सकते हैं। तो यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, डायकॉपी। होता क्या है, ये ग्रीक टर्म है डायक्रोपी, ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है कट इन टू, ग्रीक से लिया गया है। तो एक ही वर्ड जब दूसरी बार रिपीट हो रहा है, साथ के साथ दूसरी बार रिपीट हो रहा है, थोड़ा इंप्रेसिव बनाने के लिए, उस बात पर जोर डालने के लिए, तो डायकॉपी का यूज करते हैं। इसके अलावा देखो इसमें ओ साउंड की रिपीटेशन हो रही है, बीच में मिडिल में ओ साउंड रिपीट हो रहा है। वोवल साउंड अगर रिपीट होता है तो एसोनेंस भी है, और इसके साथ साथ ये रिपीटेशन भी है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, मेन है ये, क्योंकि आपको जितनी भी पोएम्स करवाई हैं उसमें सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, ये तो सारे समझ आ गए होंगे, लिटरेशन ये समझ आ गए होंगे। कुछ नया जो आएगा वो मैं बताता जाऊंगा, ताकि
आगे आप पोइट्री पढ़ो तो उसमें आप देख सको कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है। तो यहाँ क्या है, डायकॉपी और एसोनेंस। ओके, बिफोर द यूनिट केम टू डांस वाइल स्कर्ट गोइंग राउंड एंड राउंड कैम्बल रिचली क्लैशिंग। तो जब वो डांस करते हैं तो उनकी जो स्कर्ट पहनी होती है, वाइट स्कर्ट, एक घाघरा टाइप स्कर्ट पहनी होती है, वो जब नाचती हैं तो वो घूमता है और उसके घूमने के साथ साथ कैम्बल्स की आवाज़ आती है। कैम्बल्स भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपने देखा होगा मंदिर के अंदर जब आरती करते हैं तो आरती करते वक्त ऐसे हाथ से बजाया जाता है, वो भी कैम्बल्स है। लेकिन इनके पास जो होता है ये तश्तरी नुमा होती हैं, प्लेट्स सी होती हैं, ठीक है, मेटल की बनी होती हैं। और जब ये नाचते हैं तो क्या करते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ इनको क्लैश किया जाता है बजाने के लिए। तो जोर जोर से इनको क्लैश करके साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, और इनके पैरों में जो घुंघरू बांधे हुए हैं, ठीक है, एंकलेट्स इनकी घुंघरू ही होते हैं, वो वाली एंकलेट्स नहीं है जो अपने पायजेब कह देते हैं, ठीक है, पायल कह देते हैं। इनकी जो एंकलेट्स होती है घुंघरुओं का एक पट्टा होता है। तो एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, और इनके जो घुंघरू है वो छन छन की आवाज़ करते हैं, ठीक है। तो एसोनेंस तो यहाँ हो ही रहा है, आई साउंड की रिपीटेशन हो रही है ना यहाँ पे, जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, आई साउंड की रिपीटेशन हो रही है, 2 बार हो रही है वो भी। तो एक तो यहाँ एसोनेंस है, ठीक है। एक और भी है, जब मैंने कहा था कि कोई ध्वनि उत्पन्न होती है किसी वर्ड से, कोई साउंड प्रोड्यूस होता हुआ पता चले, तो क्या यूज हो रहा है, ओनोमेटोपोइया। एक फिगर ऑफ स्पीच ये भी है, रिपीटेशन भी है, लेकिन एसोनेंस और ओनोमेटोपोइया याद रखना आप, क्योंकि एक तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा एसोनेंस वोवल साउंड की रिपीटेशन हो रही है। ओके, तो रिचली क्लैशिंग एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, और इनकी जो घुंघरू हैं छन छन की आवाज करते हैं। बीनीथ द फायरी गुलमोहर, फायरी गुलमोहर क्यों कहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये गुलमोहर के पेड़ के नीचे डांस कर रही हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा फायरी लग रहा है। फायरी इसलिए यूज़ किया गया है, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी में ये डांस करते हैं। विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, ब्रेड्स का मतलब वैसे तो होता है जो स्त्रियां जूड़ा करती हैं सिर में, लेकिन यहाँ उनकी चोटी से है, ठीक है, चोटी और जूड़ा एक ही बात है। तो जब वो नाचती हैं तो उनकी चोटी हवा में साथ साथ घूमती है, जैसे वो घाघरा घूमता है साथ साथ उनकी चोटी भी घूमती है। डार्क आइज फ्लैशिंग, डार्क आइज फ्लैशिंग, जो उनकी डार्क आइज है वो फ्लैश करती हैं, चमकती हैं। देखो डार्क आइज कैसे फ्लैश करती हैं कि उन्होंने जो काजल लगा रखा है जिससे उनकी आंखें बड़े डार्क हो जाती हैं, और वो जब नाचती हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं, तो वो फ्लैश करने लग जाती हैं, चमकने लग जाती हैं। एंड दे डांस्ड एंड दे डांस, वो नाचती रहती हैं। ओह दे डांस टिल दे ब्लड, वो तब तक नाचती रहती हैं जब तक उनके पैरों में खून नहीं आने लग जाता। नाच नाच कर घुंघरुओं से उनके पैरों में खून आने लग जाता है। नंगे पांव नाचते हैं तो ज़मीन से टकरा टकरा कर उनके पैरों से खून आने लग जाता है। देखो वो इतनी ज़्यादा खुशी शेयर करती हैं क्योंकि उनके अपने घर में तो वो खुशी आती नहीं है, लेकिन जब वो दूसरों के घर में खुशी आती है उस खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा डांस करती हैं, बहुत ज़्यादा नाचती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। There were green tattoos on their cheeks, उनके जो cheeks हैं उन पे ग्रीन टैटूज बने होते हैं। टैटूज मतलब छोटे छोटे डॉट्स के निशान बने होते हैं। यूनिसेस क्या करते हैं अपने चीक पर या चिन्ह पर, यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे डॉट्स के निशान बनवा लेते हैं, वो टैटूज बने होते हैं उनके चीक पर। जैस्मीन इन दियर, जो बाल संवारते हैं जब तो अपने जूड़े में अपनी चोटी में जैस्मीन के फूल लगा लेते हैं, चमेली के फूल की लड़ी सी बनाकर अपने बालों में टांग लेते हैं। सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, कुछ उनमें से जो यूनक्स हैं सांवले रंग की हैं, कुछ बहुत ही सुंदर हैं। देखो उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, फीमेल जैसा होता है, ठीक है, वॉइस उनकी मेल जैसी होती है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन सा होता है, कईयों के दाढ़ी वगैरह भी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है
कि वो दिखने में मेल और फीमेल दोनों जैसे होते हैं, लेकिन इंटरनली क्या है, वो ना तो मेल हैं ना फीमेल हैं, वो ट्रांसजेंडर हैं, उनके जीवन में कोई सुख नहीं है। ये 2 वर्ड्स लास्ट लाइन के हैं, देयर वॉइसेस वर हार्श, देयर सॉन्ग्स मेलंकली। उनकी आवाज़ भारी है, कर्कश है, रूखी है। हार्श साउंड क्या होती है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है पुरुष जैसी होती है। यूनिक्स जो होते हैं उनकी आवाज़ पुरुष जैसी होती है, अपीयरेंस फीमेल जैसी होती है उनकी। डियर सॉन्ग्स मेलंकली, उनके गीत दुख से भरे हुए हैं। जब वो गली बाजार में या पेड़ के नीचे नाच रहे हैं तो बड़ा दुख भरा गीत है उनका, उनके गीतों में बहुत ज़्यादा दुख है। दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। तो वो गा रहे हैं, वो किस प्रकार का गीत गा रहे हैं? दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। तो मरते हुए प्रेमियों और जो बच्चे इस दुनिया में नहीं आए हैं उनके लिए गा रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन है। इसमें पोएटस ने 2 चीज़ें बताने की कोशिश की है। एक तो बताया कि ग्लूम ऑफ द वर्ल्ड, इस ग्लूमी वर्ल्ड, दुख भरी दुनिया, अंधकार भरा संसार है जो, ठीक है, अंधकार से भरा हुआ संसार है, उसको बताने की कोशिश की है। दूसरा उनके पर्सनल दुख को बताने की कोशिश की है। पर्सनल दुख क्या है? ना तो उनका कोई लवर्स है, ना तो उनका कोई लवर है, और ना ही वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि उनमें स्टर्लिटी है, वो बच्चों को नहीं उत्पन्न कर सकते। तो उनको ये सुख नहीं प्राप्त है दोनों, ना तो प्रेमिका ना बच्चों का, इसलिए वो दुख भरे गीत गा रहे हैं। सम बीट देयर ड्रम्स, अदर बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट। तो कुछ लोग तो ड्रम पीट रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, और कुछ यूनिक्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं। सॉरी ब्रेस्ट, सैड ब्रेस्ट, मतलब वो इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर देम, ये उनके लिए किसी काम की नहीं है। ना तो ये किसी पुरुष को, अपने लवर को अट्रैक्ट कर सकती हैं, और ना ही ये बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो वो दुख में अपनी छाती पीट रही हैं और कुछ अपने ड्रम को पीट रहे हैं। एंड वेल्ड एंड वीदर्ड इन वैकेंट एक्सटेसी। वेल्ड होता है विलाप करना, ठीक है, वेल्ड एंड वीदर्ड इन वैकेंट एक्सटेसी। अब देखिए डब्ल्यू साउंड की रिपीटिशन, वेल्ड एंड वीदर्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अलिट्रेशन हो रहा है, डब्ल्यू की रिपीटिशन है तो यहाँ अलिट्रेशन हो रहा है, ओके, याद रख लेना। वैकेंट एक्सटेसी, खोखली खुशी, खोखला आनंद, दिखावे का आनंद, ठीक है। वैकेंट होता है खाली, खोखला, और एक्सटेसी परमानंद। तो दिखावे का आनंद है उनके चेहरे पर, मतलब लोगों के लिए तो वो खुश हैं, उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। अगर किसी घर में वो नाचने के लिए जाते हैं, लेकिन अंदर से वो मेलंकली गीत गा रहे हैं, दुख भरा गीत गा रहे हैं। और वैकेंट एक्सटेसी का मतलब यहाँ है झूठा दिखावा, झूठे की दिखावे की खुशी, झूठी खुशी। तो ये एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है वैकेंट एक्सटेसी। पैराडॉक्स कैसे है कि आनंद जो होता है दिखावे वाला नहीं होता। आनंद अगर हम महसूस करते हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद करते हैं, लेकिन यहाँ वैकेंट, यहाँ दिखावे वाला है, अपोजिट आइडिया दे रहा है। तो यहाँ क्या है, पैराडॉक्स है। दे वोर इन थिन लिम्स एंड ड्राई। उनके जो लिम्स हैं, घुटनों के नीचे का जो ऑर्गन है, ठीक है, जो पार्ट है बॉडी का, घुटनों के नीचे लिम्स कहते हैं उनको, तो वो बड़े पतले हैं, कमज़ोर हैं उनके, ठीक है। एंड ड्राई, और वो दुबले पतले और बिल्कुल ही वीकनेस है उनमें। तो ऐसा नहीं है, ये वीकनेस या ड्राई वर्ड उनके लिए यूज़ नहीं किया, उनके फिजिकल फीचर के लिए यूज़ नहीं किया, फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए नहीं यूज़ किया है। ड्राई का मतलब यहाँ क्या है, उनका जीवन जो है ड्राई है, सूखा है, बंजर ज़मीन के समान है, वहाँ कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। वो वैकेंट एक्सटेसी में नाच तो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। उनकी लाइफ एक बंजर ज़मीन की तरह है, ओके। लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायरी, ठीक है, उनकी लाइफ गीली लकड़ी के समान है, आधी जली हुई लकड़ी के समान है। जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, फ्यूनरल पायरी, किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसमें जो लकड़ी जल गई, वो जल गई, आधी जली हुई लकड़ी वो धधकती है, धीरे धीरे वो अपने जीवन निकाल रहे हैं, रो रो कर आंसुओं में, दुख में अपना जीवन जी रहे हैं।
अ ड्रॉट एंड रॉटनेस, ये दोनों वर्ड याद रखना, अ ड्रॉट एंड रॉटननेस। तो ड्रॉट क्या है? सूखा, जैसे पहले बता दिया कि उनके जीवन में सूखा पड़ा हुआ है, बंजर जमीन की तरह। और रॉटननेस, उनकी लाइफ पड़े पड़े सड़ रही है, रॉट हो रही है, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ एक ही काम है, अपनी जीविका चलाना, नाचना और अपनी जीविका चलाना, और इसके अलावा इनको कोई खुशी अवेल नहीं है। ठीक है, कोई भी खुशी नहीं मिलती है। उनका लाइफ, जितनी भी लाइफ है, ऐसे ही रॉट हो रही है, सड़ रही है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिवलीहुड के लिए जी रहे हैं और इस दुनिया में आने का उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। ड्रॉट एंड रॉटनेस वर ईच ऑफ देम, उन सब के अंदर है। ठीक है, सब उस बंजर जमीन की तरह सूखा पड़ा हुआ है जहाँ कभी खुशहाली नहीं आई, और उनकी लाइफ लिवलीहुड तक सीमित रह गई है और वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इवन द क्रोज वर सो साइलेंट इन द ट्री, यहाँ तक कि कौवे भी शांत होकर उनके गीत को, दुख भरे गीत को सुन रहे हैं। ठीक है, वो भी साइलेंट एंड सैड हैं। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड स्टिल, और बच्चे जो हैं वो आंखें फैलाकर शांत होकर खड़े देख रहे हैं उनको। छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होकर आए हैं, वो उनको आंखें फैलाकर देख रहे हैं, और कौवे भी शांत हैं। कौवा दुख का, इनऑस्पिशियसनेस का प्रतीक है, सैडनेस का प्रतीक है, लेकिन ये भी उनके हालात को देखकर, उनको देखकर सैड और साइलेंट हुए पड़े हैं, ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रिएचर, ये सभी के सभी इन पुअर क्रिएचर को कन्वर्जन करते हुए देख रहे थे, मतलब पागलों की तरह नाचते हुए देख रहे थे। कौवे हो गए, बच्चे हो गए, सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो क्या है, इनको अनकंट्रोल्ड डांस करते हुए देख रहे थे। ऑल वर वॉचिंग द पुअर क्रिएचर कन्वर्जन, द स्काई क्रैक्ड देन, तभी क्या हुआ, आसमान में बादल की गर्जना हुई, क्रैक्ड हुआ। थंडर केम एंड लाइटनिंग, बिजली गिरी, लाइटनिंग चमकने लग गई, बादलों की गड़गड़ाहट होने लग गई। एंड रेन, तब बरसात हुई। मर्जर दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट, जब जो आकर मर्ज हुई, बरसात जमीन पर आई और वो दीवारों के साथ या मिट्टी के साथ मर्ज हुई, तो उस मिट्टी की खुशबू आने लगी, डस्ट की खुशबू आने लग गई। इन एटिक्स इन द यूरिन ऑफ लेजर्ड एंड माइस, तो चूहों और छिपकलियों का जो यूरिन है, एटिक्स होता है अटारी, घर में एक दीवार सी बनाकर बीच में उसमें सामान रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह बना लेते हैं, जैसे छत के साथ एक नीचे डाउन सीलिंग और छोटी सी छत लगा के और उस पर कुछ सामान रखते हैं, उसको अटारी बोल देते हैं, वहाँ पुराना सामान पड़ा रहता है, तो वो क्या है, एटिक्स बोलते हैं उसको। तो उस अटारी में चूहे और छिपकलियाँ होती हैं, उनका यूरिन होता है, जब उसमें पानी मिक्स होता है, बरसात आती है, तो क्या होता है कि डस्ट की स्मेल आने लग जाती है। देखिए, ये सिर्फ ग्लूमी एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए ही पोएटस ने लास्ट लाइन इस तरह से कंक्लूड की है। देखिए कि बरसात का आना, शुरू में क्या है, इट्स हॉट, सो हॉट, और लास्ट में बरसात आती हुई दिखाई है। देखो, ये विदाउट पर्पस नहीं है, यहाँ पर्पस ये है कि उनका जीवन बहुत ही गर्मी वाला है, कि गर्मी में उनको नाचना पड़ता है। लास्ट में आकर कहा है कि बरसात होती है, मतलब थोड़ी बहुत ठंडक मिलती है, मतलब वो अपनी जीविका के लिए जी रहे हैं, कुछ कमाते हैं, उसको खाते हैं, तो वो बरसात, वो ठंडक उनको मिल जाती है, और उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है। बरसात यहाँ दो चीज़ें प्रस्तुत कर रही है, एक तो उनके काम में रुकावट भी डाल रही है और एक उनको ठंडक भी प्रदान कर रही है। देखिए कैसे, जब वो नाचते हैं बहुत गर्मी होती है, तो बरसात आती है तो क्या थोड़ी ठंडक मिलती है उनको, ये तो उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन उनका काम बंद हो जाता है, अब सभी अपने अपने घरों में चले जाएंगे, उनका नाचना बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये बरसात का सीन बनाया गया है ताकि ये बता सकें कि उनकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल है और ग्लूमी एटमॉस्फेयर है, आसपास उनके दुख ही दुख हैं। ये दुख जो हैं ये सिंबल हैं, पोएटस के खुद के दुख का सिंबल है, कि जिस तरीके से उनके लाइफ में इतने सारे दुख हैं, वैसे पोएटस की लाइफ में भी इतने दुख थे। अब देखिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच इसमें, वोर इन थिन लिम्स एंड ड्राई लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स, लाइक से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सिमिले,
लाइक से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, किनका, यूनिक्स का हाफ बर्न्ट लॉग के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ क्या है, सिमली है। अब नेक्स्ट देखिए क्रिएचर, पुअर क्रिएचर किनके लिए आया है, यूनिक्स के लिए, उनको रोप प्रदान किया है, यहाँ क्या है, मेटाफोर, ओके। और यहाँ अलिट्रेशन था, डब्ल्यू साउंड की रिपीटेशन हो रही थी। अब देखिए, उम्मीद है आपको ये पोएम समझ आई होगी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच थे वो भी बता दिए, इसकी थीम भी बता दी कि इसमें एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। पोएटस यूनिक्स के सिंबल से अपनी लाइफ को बताना चाहती है कि जिस तरीके से उनकी लाइफ में खुशी नहीं है तो हमारी लाइफ में भी कोई खुशी नहीं है, और अपने माध्यम से पूरे फीमेल वर्ल्ड को बताना चाहती है, ओके। सिचुएशन ऑफ फीमेल इन मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड, ठीक है, पुरुष प्रधान समाज में औरतों की हालत क्या है, कुछ ऐसी थीम बताने की कोशिश की है कि उनको इन यूनिक्स की तरह कभी खुशी नहीं मिल पाती, वो खुशी के लिए हमेशा तरसती रहती हैं। तो उम्मीद है ये पोएम आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट जो भी आपका प्रोज या ड्रामा का पोर्शन होगा उसमें मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।